कहते हैं मुंजा को लड़की की बलि देने से पेड़ के नीचे से धन मिलता है, संतान की प्राप्ति होती है और रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। लेकिन क्या मुंजा सच में होता है या ये सिर्फ लोगों का अंधविश्वास है? एक ऐसी कहानी जिसने 70 के दशक में पूरे देश को हिलाकर रख दिया। महाराष्ट्र का पहला सीरियल किलिंग मामला, काला जादू, पेड़ के नीचे मुंजा, छुपा हुआ धन और उसे पाने के लिए 11 मर्डर्स। एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री जिस पर वेब सीरीज भी बनाई गई। ये नवंबर 1972 से 1974 के बीच चल रहा था। महाराष्ट्र का पहला सीरियल किलिंग मामला कैसे हुआ, कैसे पुलिस ने ये गुत्थी सुलझाई, क्या अपराधियों को सजा मिली? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मराठवाड़ा के परभनी जिले का एक गांव मानवत और वहां पे रहने वाली एक आदिवासी महिला रुक्मिणी बाई और उसका शादीशुदा प्रेमी उत्तमराव बराटे ने ये खून करवाए थे। पुलिस ने जब कोर्ट को सबूत दिए तो ये बताया गया था कि रुक्मिणी उस वक्त 30 साल की थी और रुक्मिणी को ये सच्चाई अच्छे से पता थी कि वो कभी मां नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी वो एक बच्चे को जन्म देना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसका प्रेमी उत्तमराव बराटे जो एक नंबर का सोने का लालची था। जब उसे पता चला कि गांव में पीपल के पेड़ के नीचे सोना है तो उसने हर हाल में उसे पाने की कोशिश की, लेकिन उत्तमराव को मुंजा का डर था। कहा जाता था कि जिस पेड़ के नीचे सोना है उस पेड़ पर मुंजा रहता है और अगर मुंजा को किसी लड़की की बलि दे दी जाए तो पेड़ के नीचे दबा हुआ सोना मिल जाएगा। 4 नवंबर 1972 को 10 साल की एक लड़की गयाबाई सखाराम गजबे अपने घर से बाहर लकड़ी लाने के लिए गई थी। वो हमेशा घर के आसपास ही घूमती रहती है, लेकिन उस दिन सूर्यास्त होने के बाद भी वो घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता ने उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश करते करते रात हो गई और गयाबाई को ढूंढते ढूंढते सुबह, लेकिन फिर भी उसका कुछ पता नहीं चला। पूरे 2 दिन बाद गयाबाई की तलाश करने के बाद तीसरे दिन उत्तमराव बराटे के पास वाले खेत के नाले में उसकी बॉडी मिली। उसके सर और प्राइवेट पार्ट्स पर गहरे चोट के निशान थे। इस घटना के लगभग 15 दिनों बाद 9 साल की एक लड़की शकीला अलाउद्दीन गायब हो गई। वो भी अपने घर से बाहर लकड़ी लाने के लिए गई थी, लेकिन वापस कभी नहीं लौटी। उसका शव भी 3 किलोमीटर दूर खेत में मिला। फिर वही घाव, वैसी ही बॉडी की बुरी हालत। ये दोनों लड़कियां गरीब घर से थी, इसलिए पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं की। फरवरी में एक और हत्या हुई जब पारधीवाड़ा की रहने वाली 35 वर्षीय महिला सुगंधा मांग की हत्या कर दी गई। सुगंधा बांबू की टोकरियां बनाया करती थी। उस पर हमला तब हुआ जब वो शिंदे के गांव में बांस काटने गई थी और उसे उसी के हथियार से बुरी तरह से मार दिया गया। बाद में अप्रैल में खाटी की 10 साल की बेटी नसीमा सय्यम करीब भी लापता हो गई। उसका शव भी बहुत बुरी हालत में मिला। उसकी बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ थी, गुप्तांगों पर घाव थे और सबसे बुरी बात यह है कि उसके सीने वाला हिस्सा हटा दिया गया था और दाहिनी छोटी उंगली काट दी गई थी। इतनी बेरहमी से एक बच्चे की हत्या कौन कर सकता है, इसका पता आज तक नहीं चला। हालांकि इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रॉन्ग हो गई है और पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि एक ही तरह से 3 नाबालिग लड़कियों की हत्या और सुगंधा मांग की हत्या का कारण शायद किसी एक की ही साजिश हो सकती है। और आखिर में 18 जून 1973 को पुलिस ने इन हत्याओं के मामलों में उत्तमराव बराटे, रुक्मिणी, भागोजी काले और दगड़ू को गिरफ्तार किया। हालांकि संदिग्ध आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन फिर भी हत्याओं का सिलसिला नहीं रुका और मानवत में 5वीं महिला की हत्या कर दी गई। 32 वर्षीय विवाहित महिला कलावती बोमले की हत्या कर दी गई। मारी गई औरतों के शवों को देखकर पुलिस को ये शक हुआ कि शायद इसके पीछे काला जादू या नरबली का कुछ हो सकता है। उस संबंध में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन फिर भी 10 साल की एक लड़की लापता हो गई और अगले दिन उसका शव भी बहुत बुरी हालत में मिला। मानवत में 6 हत्याएं होने के बाद भी ये मर्डर की मिस्ट्री नहीं सुलझी। पुलिस को किसी सबूत या सुराग की जरूरत नहीं थी। मामला बहुत ज्यादा गर्म हो गया और सीधा विधानसभा में पहुंच गया। इसी बीच घटना के 1.5 महीने बाद उत्तमराव बराटे और उसके चारों साथियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया, लेकिन हत्याओं का सिलसिला नहीं रुका। इस मर्डर मिस्ट्री को लेकर विधानसभा में बहुत हंगामा हुआ और होम मिनिस्टर शरद पवार ने सीआईडी के साथ कुछ सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर्स को मुंबई से मानवत भेजा। इसी बीच दिसंबर के एक वीक में कोडिम्बा रिले नाम के बच्चे की हत्या कर दी गई और कोडिम्बा की हत्या के शक में रुक्मिणी की बहन समिंदरी को गिरफ्तार किया और समिंदरी को गिरफ्तार करने के बाद ही सारे राज खुलना शुरू हो गए और उसके बाद 3 हत्याएं हुई मानवत में।
एक ही दिन 3 हत्याएं हुई। एक ही फैमिली के 3 लोगों को बहुत क्रूरता से मारा गया। वो दिन था 4 जनवरी 1974 का, जब 35 साल की एक औरत हरिबाई न्यानुबा बोरवने अपने पति को खाना देने जा रही थी। उसके साथ उसकी दोनों बेटी थी, एक 9 साल की थी और एक 1 साल की थी। 1 साल की बेटी उसके गोद में थी और 9 साल की तारामती अपनी माँ के आगे खेत के किनारे से चल रही थी। हरिबाई के सर पर खाने की टोकरी थी और तभी एक कुल्हाड़ी सीधे आके उसके माथे पर लगती है और वो गिर जाती है। तारामती के साथ भी ऐसा ही हुआ और गोद में मौजूद बच्ची के साथ क्या हुआ होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस पूरी घटना को उमाजी पिटले नाम के एक आदमी ने देखा और बाद में यही आदमी इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का इकलौता चश्मदीद गवाह बना और मानवत में ट्रिपल मर्डर होने के बाद पूरा मानवत सदमे में आ गया। अगले दिन पूरा शहर बंद था और इस घटना को कवर करने वाले जर्नलिस्ट शरद देउलगांवकर लिखते हैं कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एजी देउलगांवकर का कहना है कि अगले ही वीक में हेड ऑफ स्टेट मानवत पहुंचे और गिरफ्तारी का दौर शुरू हो गया। 4 जनवरी को हुए ट्रिपल मर्डर के मामले में बारामती से तांत्रिक गणपत साल्वे को अरेस्ट किया गया। उसके कन्फेशन से मर्डर की कॉन्स्पिरेसी और मोटिव सामने आ गया। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगहों पर मुंजा नाम के देवता की पूजा की जाती है। अगर किसी अविवाहित ब्राह्मण युवक की मृत्यु कम उम्र में हो जाती है तो उसके नाम पर मुंजा नाम के देवता की पूजा की जाती है। 60 साल के गणपत ने अपनी गवाही में उत्तम राव से ये कहना स्वीकार किया कि मुंजा को खुश करने के लिए उसे किसी कुंवारी लड़की के खून की आवश्यकता होगी और उसने ये भी कहा कि वो तांत्रिक है, अच्छी बातें बताता है। उत्तम राव और रुक्मिणी ने उसे अपने घर खुद बुलाया था और उससे ये कहा कि पेड़ के नीचे छुपा हुआ धन और रुक्मिणी को बच्चे होने का उपाय बताए। उत्तम राव बराटे और रुक्मिणी काले ने अपने नौकर शंकर और सोपान के लाए हुए खून से पूजा की। गणपत साल्वे ने रोंगटे खड़े कर देने वाली गवाही दी। हालांकि उसने आवेदन किया कि वो माफी का गवाह बनना चाहता है और उसका दूसरा आरोपी शंकर भी माफी का गवाह बना। दोनों आरोपी की गवाही से ये स्पष्ट हो गया कि मर्डर्स उत्तम राव बराटे और रुक्मिणी काले ने संतान की प्राप्ति और धन को पाने के लिए किया। इन गवाहों की गवाही को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने 20 नवंबर 1975 को कुल 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक की सुनवाई शुरू होने से पहले ही मौत हो गई। क्योंकि मर्डर्स उत्तम राव बराटे और रुक्मिणी काले ने करवाए थे तो उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और असली आरोपी सोपान थोटे को भी फांसी की सजा सुनाई गई। दगड़ू सहित अन्य 4 साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जबकि समिंदरी और उसके 10 साथियों को सबूत न होने के कारण रिहा कर दिया गया। उत्तम राव बराटे और रुक्मिणी काले ने फांसी की सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की। उन दोनों को फांसी की सजा सुनाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। प्रसिद्ध वकील बीजी कोलसे पाटिल आरोपी के वकील थे। उन्होंने उत्तम राव का पक्ष सामने रखा, लेकिन हाई कोर्ट ने उत्तम राव बराटे और रुक्मिणी के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कमी होने के कारण दोनों को 18 मार्च 1976 को रिहा कर दिया। दगड़ू काले, दिव्या चौहान, सकुल्या चिंता और वामन अन्ना को फांसी की सजा सुनाई गई। जिस दिन उत्तम राव बराटे और रुक्मिणी जेल से रिहा हुए, उसी दिन रुक्मिणी को एक बच्ची हुई और जिसका नाम कीर्ति रखा गया। 70 साल की उम्र में उत्तम राव बराटे ने जर्नलिस्ट शरद देउलगांवकर से ये कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। ये साबित करने के लिए मुझे 4 लाख रुपए खर्च करने पड़े। अगर पैसा नहीं होता तो शायद मैं भी फांसी चढ़ गया हूँ। उसके बाद उत्तम राव बराटे का 2011 में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।